चलो कुछ प्रोसेस देखेंगे हम लोग आज और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आ गया राजन? जस्ट आया क्या? अभी आया? मारा वाला है क्या? कोई कोई मारा वाला है क्या? धीरज। छोड़ो, देखो इसको। ये क्या था अभी जैसे उसने किया? क्या था ये? नहीं, ये क्या था? आज पढ़ेंगे उसी के बारे में। इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो लोगों को बहुत ज्यादा क्या करता है? एक्टिवेट करता है, गुस्सा दिलाएगा, मर्द को मर्द बनने रहेगा देगा। समझ में आया? और पूरे दुनिया में इसी का होड़ मचा हुआ है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा। समझ आया? और जिसका कम निकलेगा फिर वो लड़की ऐसा करेगा। ठीक है, लड़की लोग में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसलिए लेबर कुल्ली वगैरह जो होते हैं उसमें कभी देखना जो औरत काम कर रही है उसको कम पैसा मिलता और जो आदमी कर रहा है उसको ज्यादा। अगर आदमी का 500 है तो औरत का 300 रहेगा, इस तरह से रहेगा। समझे? तो इट इज अ गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और अभी आगे बताएंगे। आगे आगे तो मतलब हम जैसे रिसर्च कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो देख रहे हैं कि मतलब चैप्टर में तो बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, पर आगे जब पढ़ाएंगे ना अभी वो सब क्या बोलते हैं, आगे नहीं दिया फिर भी करेक्ट करने के लिए बताना ही पड़ेगा। तो पता चलेगा आप लोगों को कि हमारा बॉडी में जो होता है ना, हमारे बॉडी में अरोमेज एक तरह के इंजाइम होते हैं, आगे चल के बताएंगे। अरोमेज इंजाइम होते हैं। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, कुछ जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन नाम के कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसको क्या करता है ये जो अरोमेज इंजाइम है उसको कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन, और ये जो एस्ट्रोजन होता है वो ऐसा हार्मोन होता है जो फीमेल से पाया जाता है। लड़की लड़की इसीलिए क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है, लड़का लड़का इसीलिए है क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन। जो लड़के में एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा, मतलब ये जो इंजाइम है अगर ये ज्यादा काम करने लगा, हमारे बॉडी में होते हैं, सारे टिश्यूज में होते हैं, प्लेजेंटा में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, टिश्यूज में होते हैं, बहुत जगह हार्ट में होते हैं, लंग्स में होते हैं, ये इंजाइम पाए जाते हैं। तो जहां जहां अगर किसी के बॉडी में ये इंजाइम ज्यादा बनने लगा तो वो क्या करेगा, जो एंड्रोजन है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? एस्ट्रोजन में। और एस्ट्रोजन में जैसे कन्वर्ट करने लगा तो जितना करना चाहिए था उतना ना करके थोड़ा मात्रा तो करना ही है, क्योंकि थोड़ा मात्रा जब वो करेगा ना एस्ट्रोजन बनेगा तो हमारा हड्डी वगैरह के लिए बॉयज के लिए सही होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। बट अगर ज्यादा करने लगा तो उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो एक औरत में होती कैरेक्टरिस्टिक्स वो आ जाएंगे। तब आप उसको देखोगे कि उसके ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, वो लड़कों के भी, और फिर उसका आवाज डेवलप नहीं हो पाएगा, लड़की जैसा बोलेगा, दाढ़ी मूछ ये सब नहीं आ पाएगा। समझे? क्योंकि लड़कियों में नहीं आता, ये सब बोलने लगता। और यही जब लड़कों में लड़कियों में ज्यादा हो जाए, कम हो जाए और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो लड़की का मसल्स बनने लगेगा। अरे फिर वो बोलेगा दरा लड़की। अब देखना कभी भी आप लोगों की कोई ऐसी फ्रेंड जो कराटे वगैरह खेलती है, कराटे या ऐसा कोई भी एथलीट जो बहुत ज्यादा कराटे खेलती है? कभी स्मृति मंधाना जो है, जानते हो, इंडियन क्रिकेटर है, कुछ दिन पहले उसको ट्रोल किया जा रहा था। उसको ट्रोल इसलिए किया जा रहा था कि उसका जो बाइसेप्स था वो थोड़ा ज्यादा ग्रो हो गया आदमी के जैसा। कैसे, क्यों हो गया? क्योंकि जब बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगी, दौड़ेगी, खेलेगी, भागेगी, दिन भर एक्टिविटी कर रही है, जिम वुम जाएगी, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाएगी, तो सब चीज के लिए पावर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो उसका बॉडी को लगेगा कि इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या है, ज्यादा जरूरत है। अब जब ज्यादा जरूरत है तो जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है मसल्स वसल्स डेवलप होने लगते हैं, तो उसका भी हो गया। समझे? खैर वो सब आगे के पार्ट है, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, मस्त चैप्टर है ये, पूरा जीवन से आपको कनेक्ट करा देगा, लाइफ से, कि क्या होता है लाइफ में। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने के फॉर्मेशन को हम क्या क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis हम क्या देते हैं किसको? ओवम बनने के फॉर्मेशन को। और दोनों के ही फॉर्मेशन को वो क्या देते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब समझो, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस? कंटिन्यूअस।
मतलब पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा, जब तक बुढ़ा जिंदा है। मतलब बुढ़ा मतलब कोई अगर 40 मतलब सॉरी 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, उस एज में भी वो बाप बन सकता है। इसीलिए दूसरे कंट्रीज में या हमारे देश में भी जो बहुत ही ज्यादा रईस बुढ़े होते हैं उनको शादी करने का शौक चढ़ता है, तो वो कम उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। आप बहुत कम देखेंगे कि एज बहुत कम है लड़का का और वो किसी बुढ़ी से शादी किया है, बल्कि ये अक्सर देखेंगे कि आदमी बुढ़ा है बट औरत से लड़की जवान और उसे शादी किया है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी उसको अलाउ कर रहा है। क्योंकि अगर 50 के ऊपर की औरत होगी तो उसको क्या हो जाएगा? मेनोपॉज। मेनोपॉज हो गया, नो प्रोडक्शन, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, ओवम बनेगा ही नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई 65 साल में 60 साल में ऐसे मां बनती है, बट होता उसमें पता क्या कब है? तो होता तब है, ये लोग क्या करते हैं, एग फ्रीजिंग करा देते हैं। एग फ्रीजिंग जैसे फीमेल्स के जो एग होते हैं वो लोग क्या करती है, जाकर के पैसा वैसा थोड़ा ज्यादा लगता है उसमें, तो उन लोग को लगता है कि मैं अभी शादी नहीं करने वाली हूं। लेकिन शादी का भी एक एज होता है, तब जाकर के उसका बॉडी होगा, उस बच्चे को अच्छे से परवरिश कर पाएगा, उसको अच्छे से खाना पीना दे पाएगा, तब वो बच्चा सही से पल पाएगा, तो वो भी एज होता है। इसीलिए वो लोग सोचती है, और उसका क्वालिटी भी होता है, जो एग क्वालिटी होता है और स्पर्म क्वालिटी होता है, ये भी चेक होता है कि स्पर्म का कैसा क्वालिटी है, कि अगर ये अच्छा स्पर्म है कि नहीं, मतलब इससे ढंग के बच्चे बनेंगे कि नहीं। और एग का भी क्वालिटी होता है। तो जो एकदम प्राइम एज होता है ना मेल्स के लिए, वो 25 से 28 साल का होता है, और जो प्राइम एज फीमेल्स के लिए होता है वो 20 से 24 साल के बीच में होता है। ये जो प्राइम एज है, इसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इसीलिए लोगों का आप लोग देखोगे इंडियन अपने इंडिया में ज्यादातर शादी इसी एज में होता है, 20 से 24 के बीच में, और लड़कों का 25 से 28 के बीच में हो जाता है। अब बहुत ज्यादा देहात का बात नहीं कर रहा हूं, 17-18 साल की शादी कर लिए दोनों, 19 साल का बच्चा लेकर के आ गए, साथ में घूम रहे हैं। ठीक है, मेरे घर से काम होता था, तो कोई एक लड़का आता था, थोड़ा बहुत काम वाम करता था, छोटा सा था, बोलता था हमको पैसा दो। बोला ठीक है, जा एक रेड़ा फेंक के आ जा। फेंक के आ गया, उसको 5 रुपए दे दिए। छोटा था, हम देखते 3-4 साल के बाद वो शादी करके आ रहा है, वो शादी करके आ रहा है। अब घर जाते देखते बच्चा करके आ रहा है, बोले ये तो मेरे सामने ही बच्चा था, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। अब जहां एजुकेशन नहीं है वहां पे शादी बहुत कम उम्र में होगा और बच्चे बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए जो गरीब होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। और गरीब लोग नहीं, कपल्स नहीं, गरीब या फिर अनएजुकेटेड विमेन, अगर पढ़ी लिखी औरत है ना, मान के चलो आप लोग कभी शादी करोगे, राजन कभी करेगा, तो क्या 5 बच्चा पालेगा? 1-2। लड़की लोग भी 1-2। आपकी मम्मी के कितने बेटे बच्चे? आप लोग के किसी के 3-4, किसी के, आप लोग 4 लोग हैं, 3 है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे 2 ही चाहिए या 1 ही चाहिए? मैक्सिमम आजकल की लड़कियां भी यही करती हैं। तो मतलब जितना आप पुराने जाते जाओ, एक जनरेशन पुराने जाते जाओ, तो एक जनरेशन अगर पुराने जाओगे तो ज्यादातर बच्चे 3 या 4 होंगे। उससे एक जनरेशन पीछे चले जाओ तो ज्यादातर बच्चे 6 होंगे, 7 होंगे। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगा और जैसे जैसे औरतें समझदार होंगी, बच्चे कम होंगे। आने वाले टाइम में जब आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क ऐसे एरियाज में चले जाओ, जापान वगैरह जैसे एकदम बहुत डेवलप कर जाओ, वहां पे शादी ही नहीं करते, वहां बच्चे ही नहीं चाहते। जब बच्चे चाहते ही नहीं है, अच्छा वर्षा ये कैसा नाम ले रही है कुछ तो नाम लिए, तो वो लोग जब बच्चे चाहते नहीं है तो अकेले रहते हैं। तो सबसे जो लोनली देश है ना वो है जापान। बूढ़े हो जाएंगे, और जापान का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि 120 साल तक जीते हैं वहां पे, वो 120 साल तक। और वो लोग ये बोलते हैं, जैसे कि मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उनका इंटरव्यू सुन रहा था जापान के एक आदमी का, वो बोलते हैं कि ज्यादा दिन अगर जीना है तो आपको जितना भूख लगे उसका सिर्फ 80% ही खाओ। आप अगर डेली 4 रोटी खाते हो तो आप 3 कर दो उसको, ठीक है? 4 रोटी, थोड़ा सा पेट में जगह रहने दो। हमारे 4 खाना 8 खाएगा अगर कहीं पार्टी में चल गया तो एक्स्ट्रा
अरे लान ले, लान जबरदस्ती हटाएगा, तो बस, वो भी नहीं हो रहा, फिर वो यार फेंक देना उधर, उसके बाप का था, फेंक दो कैसे भी। इसीलिए जब कभी किसी के पार्टी वार्टी में जाओ, खास करके लड़की की शादी में, थोड़ा कम ही खाना खाओ, ठीक है, कम ही खाओ। उसे बाप बेचारा पूरा जिंदगी की मेहनत लगा करके, पैसा लगा करके वो शादी कर रहा है, तो ऐसा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू जो भी मैंने बताया कि बूढ़ा शादी करता है जवान से। और यूएस में ऐसा है कि अगर शादी करती है तो दैट मीन्स कि शी इज दी पार्ट ऑफ योर वेल्थ ऑल्सो, एंड शी विल टेक 50% ऑफ योर वेल्थ। तो सिर्फ शादी करने के लिए, वो लोग के लिए तो शादी इतना इंडिया जैसा थोड़ी ना टैब बहुत बड़ा चीज है ना, शादी हो रहा है, जब मुझे शादी हो रहा है, कब कर रहा है शादी ना, कुछ नहीं। बहुत सारे इंडियंस जो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे वहां से मान के चलो मुझे अमेरिका में बसना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे ऐसा ब्रोकर्स होते हैं कि अच्छा ये लड़की शादी कर लेगी, 6 महीने तक साथ रहना, 6 महीने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मतलब ग्रीन कार्ड जैसे मिला आप यूएस का सिटीजन हो जाओगे। तो शादी कर ली, हो गया, 6 महीने बाद छोड़ दी, जितना कमा रही है उससे बोलेगी मुझे इतना पैसा चाहिए, 20% चाहिए, 40% पैसा चाहिए, खत्म कहानी, हो गया। और वहां पे या बूढ़े लोग से शादी क्यों करेगा, क्योंकि जो बूढ़ा है अमेरिका का या जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, रईस रहता है, बहुत रईस होगा। अब जब बहुत रईस है तो उसे शादी करना है, अब जब शादी करेगा तो कर लेती है, अच्छा हाँ ठीक है, बूढ़ा ही तो है, 6 महीने तो रहना साथ में, 6 महीने रहेंगे साथ में, 6 महीने साल भर रहेगी साथ में, है ना। अब उसका वाइफ नेम हो गया कंप्लीटली, और पता चल गया हाँ ये वाइफ है। अब बोलेगी मुझे रहना ही नहीं है, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स लेगी। जैसे डिवोर्स लेगी 50% ऑफ द प्रॉपर्टी खत्म। तो 6 महीने में वो कंगाल थी, कुछ नहीं था, वो बूढ़े के पास 100 करोड़ था, 6 महीने में 50 करोड़ हो जाएगा उसके पास, आ जाएगा लड़की के पास, 6 महीने में बने अरबपति। ठीक है, तो लड़का लोग बेसी करता वो सीख वही फॉर्मेट अभी इंडिया में आया एलिमनी के नाम पे, समझ में आया कि लड़की अगर शादी की तो मुझे एलिमनी इसका चाहिए। आगे देखो, लेकिन लड़की का क्या होता है, ये मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब से, पुबर्टी से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज तक रहता ही है, हमेशा के लिए ये रहता ही है, ठीक है। बट जो oogenesis मतलब जो ओवरी होता है, सो इसको देखो, इम्ब्रायो में, जब इम्ब्रायो में होता है बच्चा, इम्ब्रायो बताया था ना कर कि इम्प्लांटेशन के बाद इम्ब्रायो स्टार्ट, मतलब 2 महीने तक की स्टेज में इम्ब्रायो, उसके बाद फीटस, है ना, 8 हफ्ते को बताए थे जो, 0 से 2 महीने के फेज तक को एम्ब्रायो बोलते हैं बच्चों को, और उसके बाद फीटस बोलते हैं। एम्ब्रायो में ही इनके जो एग्स है वो डेवलप होने लगते हैं। डेवलप होने कब लगेंगे, एम्ब्रायो में, मतलब स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस होता है। कैसे, एम्ब्रायो में ही डेवलप होने लगे एग्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टार्ट। बट बर्थ के टाइम क्या हो जाएगा, स्टॉप, बर्थ के टाइम हो गया ये स्टॉप। जैसे पुबर्टी हुआ, 8 साल से 12 साल के बीच में पहुंची लड़की, उसका हो जाएगा क्या, पीरियड्स स्टार्ट, मतलब एग डेवलपमेंट फिर से चालू, तो वापस क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और जैसे 50 साल होगा फिर स्टॉप, जैसे 50 साल हुआ मेनोपॉज हो गया, खत्म। तो देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ अ गर्ल टू बी अ क्या बोलते हैं, पेरेंट, ठीक है, यू हैव टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, मतलब एक टाइम लिमिट है लड़की का कि वो 50 साल के बाद नहीं कर पाएगी, बट देयर इज नो टाइम लिमिट ऑफ अ बॉय, है नहीं, समझे। अब मीनोपॉज होता है तो पता कैसे चलता है, मीनोपॉज होगा तो पता कैसे चलेगा, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आगे बताएंगे, ये सब पूरा डिटेल में है, हम तो बस ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो फीमेल्स के यूरिन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, पाया जाने लगेगा, जैसे पाया जाने लगेगा पता चल जाएगा अब इसको मीनोपॉज हो चुका है, समझे, अब उसको पीरियड्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखो, अब होता है क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन होता है। अभी बहुत मैं इंट्रोडक्शन लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही घुसेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पागल होने लगेगा दिमाग, ये बहुत कुछ है इधर उधर इधर उधर, बट अभी लेते चल रहे हैं आराम से, अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, हार्ड नहीं लगा। अब देखो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है, ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है। कैसे, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा फीमेल का यूट्रस सिकुड़ने लगेगा। अब जैसे ही सिकुड़ने लगेगा, बच्चा यहीं पे है, सिकुड़ने जैसे लगेगा, जैसे बलून ले लो, पानी भर दो, तो बलून को बीच से क्या करो,
वो करो, क्या बोलते हैं, दबाओ, तो पानी एक साइड से फेंक देगा। सेम उसी तरह यूट्रस में बच्चा है, यूट्रस सिकुड़ने लगेगा तो बच्चा क्या होगा, नीचे स्लाइड करके आने लगेगा, तब डिलीवरी होगा। तो पार्चुरेशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए जिस किसी पे भी कभी बोलते हैं ना कभी कभी कि वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिलीवरी नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, सजेस्ट करता है। जैसे सजेस्ट करेगा, यूट्रस सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो फिर क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्या, फिर क्या करे, काटेगा, फिर ऑपरेशन सीजर करेगा, होता ही तो है। और आजकल तो धंधा बना लिए ये लोग, जबरदस्ती का काटना है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो पैसा नहीं है उसमें, काटेगा 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए ले लेगा। इसीलिए तो इतना वो फेमस है, इसे तो लोग बोल रहे हैं कि लोगों का धंधा बन चुका है। इसीलिए मैक्सिमम लोग पता कहाँ पे जाता है, पता नहीं, हम बड़े बड़े लोगों को देखें कि जब डिलीवरी का केस होता है ना, तो मतलब सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट डिलीवरी का जब केस होता है तो मैक्सिमम बड़े बड़े लोगों को देखे वो सदर अस्पताल जाता है, क्योंकि सदर अस्पताल में भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। अब जब भीड़ जाता है तो उन लोग को वो प्रोसेस फॉलो करना है जो जल्दी हो। अब जल्दी वो प्रोसेस होगा जैसे डिलीवरी का प्रोसेस है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है, ये जल्दी होगा। और वो लोग तब तक नहीं करेंगे सीजीरियन जब तक जरूरत ना हो। लेकिन प्राइवेट संस्था, भीड़ ज्यादा है नहीं, पैसा कमाना है, तो वो लोग करता क्या, कोई भी लेडी हो, कंफर्म आप कितने भी अच्छे एथलीट क्यों ना हो, सब कुछ कितना अच्छा हो, काटने पे कूदेगा ही, तुम काटेंगे। समझे। ऐसा तो ऐसा बहुत बार होता है कि देख के गए, बोला हाँ इसका तो करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ये वो, तो दिखा के बोला ठीक है 2 दिन बाद ऑपरेशन होगा, ले जाइए अभी। अब ऑपरेशन होगा बोल दी, अब गाड़ी में ही जाते जाते हो गया उसका बेबी। अब गाड़ी में सोचो हो गया, और वो क्या बोल रही थी, ऑपरेशन होगा। ऐसा इतना ज्यादा वो होता है। तो इसीलिए आदमी देखना, ज्यादातर आप लोग देखोगे कि डिलीवरी वगैरह में बड़ा आदमी लोग भी जो है ना वो फॉलो करता है, क्योंकि कोई नहीं, देखो पैसा का बात नहीं है, पैसा तो चलो आदमी 50,000 रुपये दे दे, बात है बॉडी का, कि फालतू कट फिट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ क्या होगा, मतलब है। और किसी किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का यूट्रस साइज जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। अब जब किसी किसी का यूट्रस साइज जब छोटा होता है तो बेबी को डेवलपमेंट करने के लिए सही नहीं होता, समझे। तब फिर उस केस में वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, सीजर। समझे। इसे क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉजेस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस लीडिंग टू द डिलीवरी। मैंने बताया अभी, यूट्रस से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब सिकुड़ेगा, जैसे सिकुड़ेगा तो बेबी वहां पे बर्थ हो जाएगा, ठीक है। मेरी एक रिलेटिव थी, उसमें ऐसे ही बोला था, उसको थायराइड था, तो बोली थी कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो फिर वहां पे जो आसपास काम करते थे उनको बोला गया कुछ करो, तो ठीक है इधर से कुछ दे दो एक्स्ट्रा, तो उसको दिया गया 1500-2000 रुपये दिया गया। तो वो क्या की, एक ठोक इंजेक्शन लिख के दी, क्या इंजेक्शन, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अब पता चलता है ना पढ़ने के बाद, उस समय क्या इंजेक्शन दी, छोटे थे पता नहीं था क्या, दीदी दे दी, हो गया इंजेक्शन से। वैसे थोड़ी होता है, प्रोसेस होता है सब चीज का। दे दी लिख करके, लाया इंजेक्शन दे दी, वो जब तक घर गई उसकी जो हेड थी वो नर्स इंजेक्शन दे दी, और जब तक वापस आई तब तक हो गया। बोले अरे ये कैसे हो गया, हो गया, ठीक है, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया खत्म हो गया, समझे। अब देखो, इसको ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, साथ ही साथ लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर जैसे माँ और बच्चे में प्रेम है, प्यार है, तो वो एक हार्मोन की वजह से होता है। वो किसको सा हार्मोन है, यही ऑक्सीटोसिन। जैसे जैसे कोई फिजिकली टच में आता है ना, या जैसे माँ और बच्चे, हम एक चीज देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले ही, जब इसी को रिसर्च कर रहे थे, आप लोगों को चैप्टर में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या बताना है, तो उसमें हम एक चीज ये भी देखे कि एक रील आया मेरे पास, क्योंकि जब आप कुछ गूगल में सर्च करोगे ना, उससे रिलेटेड रील वगैरह या फिर यूट्यूब में सर्च वगैरह आने लगता है। जैसे फोन एक सर्च करो, अंडर 15,000 आ जाएगा, शो कर देगा। अभी देखना हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सुन रहा है फोन हम लोग का, किसी ना किसी का आएगा ही। कंफर्म आएगा जाकर के जब यूट्यूब खोलोगे तो आ जाता है। तो हम देखिए कि बच्चा जब तक जैसे ऐसे सोया हुआ है और माँ बगल में सोई है, जब तक उसका हाथ माँ में टच था तब तक वो नॉर्मल था।
और जैसे हाथ ऐसे हटा वो रोने लगा। दैट मीन्स कि एक हार्मोन है जो फिजिकल टच से वो दोनों को बॉन्ड कर रहा है, और वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। इस एज में बहुत ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। जैसे किसी दोस्ती, कोई दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ में ही रहेगा, फिर बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब वो जब सामने आता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलते हैं, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये क्या करता है? इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है? बेबी यूट्रेस थोड़ा सिकुड़ता है और बेबी फिर होता है वहां पे। ठीक है, इसी के क्या बोलते हैं, सिकुड़ने से। ये सब हम लोग देखे थे। अब हम लोग को आज थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके चलना है। इससे आगे बढ़ करके अब चलना है हमें क्या? डायरेक्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर सिस्टम ही कर देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली होता किस तरह से है, ये किस तरह से काम करता है, इसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल करके रखना, थोड़ा दिमाग खोल करके रखना, इधर उधर जा सकता है। अब समझो, बंद करना है, कम कम होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा, खराब है वो, बंद ही हो। खतरनाक हो, साउथ इंडियन वाला लुक रखा है एकदम, साउथ इंडियन वाला लुक रखा है, क्या है? नहीं नहीं, ये इधर पूरा साफ, इधर एकदम साउथ का हीरो लोग ऐसे ही रखता है। पुलिस ऑफिसर लोग का भी ऐसी लुक होता है, समझो। देखो, ये जो टेस्टिस होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम लोग अब देख रहे हैं, ये जो टेस्टिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लास्ट में बताए थे कल, किसे कहते हैं? या कुछ याद है किसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कल ही हम बताए। हाँ, नहीं, ये तो है ही टेस्टिस, बट होता क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? हाँ, कल बताए थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वहां पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और टेस्टिस एक तरह का क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दैट मीन्स कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होगा? समझ में आ गया? अब देखो, ये टेस्टिस जो है इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको, ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के बाहर पाया जाता है, हमारे बॉडी के बाहर पाया जाता है। जब भी हमारे बॉडी, मतलब मेल्स के बॉडी के, ये क्या होता है? बाहर पाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, क्योंकि ये अब्डोमिनल एरिया के बाहर पाया जाता है। और अब्डोमिनल एरिया के बाहर ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा एक तरह के थैले में, मतलब एक तरह का जैसे ये पाउच जैसा है, इसको, ये जो थैला जैसा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम एक तरह का झोला है, और झोले के अंदर जो सब्जी है वो सब्जी एक तरह का हो गया टेस्टिस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टोटल 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो टोटल होते हैं 2। तो जो टेस्टिस जो है, एक टेस्टिस का नाम टेस्टिस है, लेकिन 2 टेस्टिस को एक साथ मिलकर के बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। ठीक है, टेस्ट, समझ में आ गया? उसके बाद ये जो होता है ये हमारे बॉडी के बाहर पाया जाता है। ये बॉडी के बाहर पाया मेल में इसलिए जाता है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी जो होता है, बॉडी के अंदर में ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, स्पर्म को बनने के लिए वो टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन सकता। स्पर्म को बनने के लिए कम से कम ह्यूमन बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। यही वो वजह है जिसके वजह से वो क्या होता है? अब्डोमेन के बाहर होता है। अब्डोमेन मतलब ये एरिया, सारा पेट वेट का एरिया सब अब्डोमिनल एरिया कहलाता है। इसके क्या होता है? ये बाहर होता है। ठीक है, और इसी के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, स्पर्म शुरुआत से ही एब्डोमिनल एरिया के बाहर नहीं होता। जो स्पर्म होता, सॉरी टेस्टिस जो होता है
वो स्टार्टिंग से ही अब्डोमिनल एरिया के बाहर नहीं होता, वो पहले क्या होता है, वो बनता है अब्डोमेन में, वो बनता है अब्डोमेन में, लेकिन 7 से 8 महीना पहले, जन्म से 7 से 8 महीना पहले क्या हो जाता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। कहां पे, स्क्रोटम के पास आ जाता है नीचे के थ्रू। कौन से, जैसे यहां पे देखना, मान के जैसे ये मान के चलिए ये टेस्टिस है, मान के चलिए ये पूरा पूरा टेस्टिस है, एक टेस्टिस है। अब ये होता है अब्डोमिनल एरिया में, बट यहां पे एक आपको कैनाल दिखेगा, एक पाइप दिखेगा जिसका नाम है इंग्यूनल कैनाल। ये जो पाइप है ये क्या है, इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। इस पाइप के थ्रू ये बनता अब्डोमिन में है, और इसी पाइप के थ्रू ये आ जाता है बर्थ से 7-8 महीना पहले, कहां पे, स्क्रोटम। समझ आया? तो अब्डोमिन क्या स्टार्टिंग से बाहर रहता है, ये अंदर रहता है, और जब बर्थ से 7 से 8 महीने पहले क्या होता है, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू ये क्या कहां पे आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। इसका शेप कैसा है, इसका शेप होता है ओवल शेप का। टेस्टिस कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। और इसका पूछा जाए कि लेंथ और ब्रेड्थ कितना होगा, तो कल ही बताए थे 2, 3, 4, 5, मतलब कि चौड़ाई ज्यादा है कि लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, तो ज्यादा क्या है, लंबाई, मतलब 4, 5 क्या होगा, लेंथ होगा। चौड़ाई कम है तो मतलब कि विड्थ होगा। तो इसका जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, और जो चौड़ाई मतलब जो लंबाई है वो कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर तक। समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये कहां पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, मतलब अब्डोमिनल एरिया के बाहर पाया जाता है, और साथ ही साथ किसकी में प्रेजेंट रहता है, ये कौन से थैले में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम में रहता है। इसको बॉडी से कितना, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म बनने के लिए, इसलिए ये बाहर रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बट ये स्टार्टिंग से हमारे बॉडी के बाहर नहीं रहता, ये एब्डोमेन में रहता है। बट बर्थ से 7 से 8 महीना पहले ये क्या होता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या होता है, स्क्रोटम में आ जाता है। समझ में आ गया? इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का इसका विड्थ होता है, चौड़ाई, और लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का। देखो ये अब्डोमिनल का एरिया है। अब देखो पहले बना यहाँ पे, और इंग्विनल कैनाल ये है, इसी के थ्रू यहाँ पे आ गया, यहीं पे बनेगा, और इंग्विनल कैनाल के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। समझ आए? अब्डोमिन एरिया में बड़ा मतलब ये जो एरिया है क्या बोलते हैं, कितनी, कमर को क्या बोलते हैं, कमर के ऊपर के एरिया, हाँ, अरे कमर को क्या बोलते हैं कमर कमर किसको बोलते होंगे, हाँ आता है, सबको पता है, आ नहीं रहा दिमाग में, कमर को क्या बोलते हैं दिमाग में ही नहीं आ रहा है अभी, क्या हो गया ये, हाँ, चर्बी, क्या, अच्छा चैट जीपीटी, छोड़ो चैट जीपीटी, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट वेस्ट को बोलते हैं हम लोग कमर, अभी याद आया हमको, ठीक है। तो उसके ऊपर तक के एरिया का जो ये होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। तो इस एरिया में बनता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो टेस्टिस होता है ना, ये एक सपोर्ट पे रहता है। देखो ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट पे रहता है, मतलब अगर लटका रहे, सिर्फ लटका रहे तो कुछ भी हो सकता है, उसको हमको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट में जो टेस्टिस जिस सपोर्ट पे रहता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गुबरनैकुलम। क्या बोल देते हैं, गुबरनैकुलम। अभी देखो क्या क्या वर्ड आया है, इंग्यूनल कैनाल आया है, स्क्रॉट जो आप लोग के एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉटम आया है, टेस्टिस आया है, स्पर्मेटोजेनेसिस आया है, और एक आ गया अभी अपना गुबरनाकुलम। तो गुबरनाकुलम मतलब क्या, वो एक ऐसा पार्ट जिसपे क्या होता है, टेस्टिल्स चिपक के रहते हैं, टेस्टिस आर हेल्ड किस पे रहते हैं, गुबरनाकुलम में पकड़ने के लिए, ठीक है। अब देखो किसी किसी पे क्या होता है ना, ये जो टेस्टिस यहाँ से एब्डोमेन एरिया से यहाँ पे आता है, स्क्रोटम पे आता है, कभी कभी फेल हो जाता है, कभी कभी आ ही नहीं पाता, बचपन में ही होता बट किसी का आ नहीं पाता। अब जब किसी को आ नहीं पाएगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म किसको बोल देंगे, फेलियर ऑफ टेस्टिस, फेलियर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। जब स्क्रोटम से यहाँ पे फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम,
डिसेंट मतलब होता है नीचे आना। तो टेस्टिस जब नीचे नहीं आ पाएगा तो प्रॉब्लम हो गया। अब जब प्रॉब्लम हो गया, अब मान के चलो नहीं आ पाया तो प्रॉब्लम क्या होगा, अंदर भी तो रह सकता था। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही है वर्षा, बोलो। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो एब्डोमेन में है तो बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा, और स्पर्म ज्यादा टेम्परेचर में तो नहीं बन पाता। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। और ये जो क्रिप्टोकाइडिज्म समझ आ गया, मतलब एक तरह का बीमारी है, जब वो टेस्टिस होता है वो डिसेंट नहीं हो पाता, स्क्रोटम में नीचे नहीं आ पाता, इसको बोल देते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। हीरो इधर। और इसको जो सही किया जाता है, जिस तरीके से क्रिप्टोकाइजिन को जो ट्रीट किया जाएगा बचपन में ही हो जाता है। अगर देखा जाएगा कि टेस्टिस आया है कि नहीं, डॉक्टर वगैरह चेक वगैरह करते हैं, डिलीवरी के बाद चेक करते हैं कि आया है कि नहीं, अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो क्रिप्टोकाइडिज्म हो जाएगा। अब उसी समय उसका बच्चा का वो होगा ऑपरेशन, और उसी समय उसको सही किया जाएगा, और उसको बोल दिएंगे ऑर्किडोपैक्सी। क्या बोल देंगे? ऑर्किडोपैक्सी। तो क्रिप्टोकाइडिज्म और ऑर्किडोपैक्सी, ये दो चीज याद रखना। क्रिप्टोकाइडिज्म में टेस्टिस नीचे नहीं आएगा, और ऑर्किडोपैक्सी में उसको करेक्ट किया जाएगा, वापस से सही किया जाएगा। ऑर्किडोपैक्सी क्लियर है? अब देखो क्या होता है। नॉर्मल टेस्टिस अपने जगह पे है। ये जो सपोर्ट दे रहा है इसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? गुबरना कुलम बोल दे रहे हैं। और ये इंग्विनल कैनाल से आ रहा है, वो जो कैनाल है। बट अब देखो ये सही जगह में नहीं आया। अंडर क्या बोलते हैं यार, अनडिसेंडेड टेंसिस क्रिप्टोकाइडिज्म, ये सही जगह पे नहीं आया, ये सही जगह पे अपने नहीं पे आया, इसलिए इसको क्या बोल दिए? अनडिसेंडेड टेस्टिस। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। उसके बाद ऑर्किडोपैक्सी करेगा, करेक्शन करेगा, उसके बाद इसको क्या करेगा? इसको सही जगह पे लाएगा। यही है यहाँ पे ऑर्किडोपैक्सी। ठीक है। अब आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में एक्चुअली होता क्या क्या है। अब टेस्टिस क्या था वो तो पता चल गया, कहाँ पे आता है क्या क्या। अब टेस्टिस के अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं, टेस्टिस के अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब टेस्टिस क्या होता है? पहला होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? देखो यहीं पे होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, मतलब देखा जाए अगर ये टेस्टिस है और बाहर से ये स्क्रोटम है, ठीक है, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड भी क्या होता है? टेस्टिस लटका हुआ रहता है। टेस्टिस किससे लगा हैंग करेगा? स्क्रोटम में, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है, जब भी देखो तो वायर वगैरह समझ सकते हो, इस तरह से पाइप वगैरह समझते हो, तो इसको बोल देते हैं हम लोग कॉर्ड। अम्बाइकल कॉर्ड समझ देखे होंगे, अम्बाइकल कॉर्ड। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं ना उसका नाभि निकलता है, वो भी एक कॉर्ड तरह का पाइप जैसा ही है, उसी को बोल दिया जाता है अम्बाइकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ में आ गया? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? टेस्टिस इसी के भरोसे, स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या होता है? टेस्टिस जो होता है वो हैंग होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है। अब देखो, अभी जो कॉर्ड है पाइप जैसा ही है। अब इसी कॉर्ड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी है ना, कॉर्ड ही है, मतलब एक पाइप जैसे ही है। इसी पाइप के अंदर हमारे जाएंगे नसें। हमारे नस जो होंगे वो इसी कॉर्ड के अंदर रहेंगे, और किस में मिलेंगे? जाकर के टेस्टिस में। तो हमारा जो नस है, मतलब ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, और जो नर्व्स, मतलब नस वगैरह जो बोल रहा हूं, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है हमारा, वो किससे कनेक्टेड रहता है? इसी से। किसमें? स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ही रहता है। तो अगर मान के चलो ये कॉर्ड है, तो इसी के अंदर ये मान के चलो ब्लड वेसल्स हो गया, ये लिम्फ वेसल्स हो गया, और नर्व्स भी सब किसके रहेंगे? इसके अंदर ही रहेंगे। और ये टेस्टिस किससे लटका हुआ रहेगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। तो पता चलिए दो चीज इसमें, कि वो उसके अंदर ये सब भी रहेंगे और लटका भी टेस्टिस इस पे रहेगा, इस पे रहेगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। अब एक नाम याद रखो, एक करके, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये वो है, फिगर है, बट अभी तक क्लियर हुआ है ना सब? क्या क्या? स्पर्मेटिक कॉर्ड क्लियर हो गया, जिससे टेस्टिस लटके रहेंगे, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जाएंगे, ये सब क्लियर हो गया। वो ऑर्किडोपैक्सी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था? क्रिप्टोकाइडिज्म, वो भी क्लियर हो गया कि क्रिप्टोकाइडिज्म मतलब प्रॉब्लम, ऑर्किडोपैक्सी मतलब सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। आज पूरा डॉक्टर बनोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट डॉक्टर लोग भी यही पढ़ता है जब उसका
दिखता है, क्या बोलते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह में जाता है तो मैक्सिमम डॉक्टर लोग भी यही सब पढ़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम बोलेगा, देखेगा किस में प्रॉब्लम है, तो देखेगा कि हाँ टूनिका अल्बुजिनिया में प्रॉब्लम है। अब देखो टूनिका अल्बुजिनिया क्या होता है, समझो। जब ऐसे ऐसे तो समझ नहीं आएगा, फिगर बनाना ही पड़ेगा। मान के चलो कि मान के चलो ये टेस्टिस है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होता है ना, ये जो टेस्टिस होता है, इसके चारों ओर, इसके बाहर से मान के चलो, इसके बाहर से एक लेयर रहेगा। एक सेकंड, ये टेस्टिस जो होता है, इसके बाहर से ये एक लेयर रहेगा। ये लेयर हो गया। यही लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका। यही लेयर का नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये लेयर है। टेस्टिस के बाहर के लेयर को क्या बोल देते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है सिर्फ बाहर से ही नहीं रहता। अब ये लेयर क्या करता है, अंदर ऐसे ऐसे करके घुस जाता है, समझे? ये लेयर बाहर भी रहा और टेस्टिस के अंदर भी घुस गया। मान के चलो ये दीवार है, ईंट का दीवार है, मतलब ये क्लासरूम का लेयर कौन बना रहा है? ये दीवार बना रहा है, दीवार बना रहा है ईंट का, ईंटा का। अब यही दीवार आया और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे एक दीवार लग गया ऊंचा, फिर वहां लग गया, फिर वहां लग गया, ऐसे करके। तो ये पूरा का पूरा टेस्टिस था, ये क्लासरूम टेस्टिस है, और चारों ओर से इसका दीवार जो घेर लिया है ये हो गया ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहां यहां दीवार उठा दूंगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बीच बीच में दीवार उठा दिया, तो उसी तरफ दीवार उठा दिया है ट्यूनिका अल्बुजिनिया ऐसा। टोटल एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स बनाता है। कौन बनाता है? यही ट्यूनिका अल्बुजिनिया। मतलब अगर मैं 250 आप लोग का एक तो रूम बना दूं, छोटा 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 यहां से यहां तक, तो वो कहला जाएगा कंपार्टमेंट्स। और कौन बना रहा है? ये दीवाली बना रहा है, मतलब यहां कौन बना रहा है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब इसको पढ़ोगे तब यहां पे समझ आएगा कि एक्चुअली ये बोना कर रहा है, ठीक है। टेस्टिस आर कवर्ड बाय ए डेंस, डेंस मतलब बहुत मोटा, कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब यहां पे आप देखोगे, दिख रहा है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये व्हाइट वाला जो है, ये व्हाइट वाला जो है, ये वाला देख रहे हो, ये सब क्या दिखा रहा है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। बाप रे इतना ठंडा लग रहा है। अब देखो ये हो गया। अब यही ट्यूनिका अल्बुजिनिया को आप देखोगे, एक एक हो गया, मतलब एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, इसी तरह से कितने कंपार्टमेंट बना देता है? टोटल 250 कंपार्टमेंट बना देता है हर एक टेस्टिस में। क्या चीज करके? अंदर घुस करके। अंदर घुसा, पहले बाहर था, अंदर घुसा। ये जो अंदर घुस रहा है इसी को बोल दिया जाता है क्या? इनवेजिनेशन। समझ में आ गया? ये जो अंदर घुसा है कौन? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इसी को क्या बोल दिया जा रहा है? इनवेजिनेशन। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब ये जो एक कंपार्टमेंट बना, ये एक बना, ये दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा, पांचवा, इसी तरह कहां तक जाएगा? 250 तक, 250 कंपार्टमेंट्स तक जाएगा। ये जो अलग अलग 250 कंपार्टमेंट्स बने हैं, इन्हीं को बोला जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। वेलकम टू बायोलॉजी। समझे? 11th में तो अभी वो कर दिया, आज ही से चेंज कर दिया। अब 8 भी बोर्ड होगा, 9 भी बोर्ड होगा और 11th भी बोर्ड होगा। और 11th बोर्ड होने के साथ साथ आप लोग के भाई के लोगों को बता देना कि अब ऑब्जेक्टिव खत्म, सब्जेक्टिव हो गया है। आप लोग बच गए। अब फटफड़ाएंगे, अब छटपटाएंगे लोग, अब बोलेंगे या तो बायो चेंज कर देंगे या तो आ जाएंगे। अब 11th में तो आदमी फांकी मारता है ना, करेंगे 12th में एक के बाद। आप लोग भी वैसे किए होंगे, ढंग से कर लिए हो गया। वैसे ही करता, अब समझ आएगा।
जब फेल होना चालू होगा ना 11th में, अभी तो 12th में ही फेल होता है, जब जा, आप लोग के टाइम तो बहुत इजी कर दिया, हमारे टाइम तो जो साइंस लेता था 10 में से 8 लोग फेल हो जाते। मैं तो बता ही रहा था अपना स्टोरी मेरा फ्रेंड लोग का, 9 लोग हम लोग चेक कर रहे थे, 8 लोग फेल हो गया, अब अकेले बचे थे, बच गए। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लेब्यूल्स किसके हम लोग कह देंगे, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हम किसे कह देंगे, कंपार्टमेंट्स जो बने 250, तो टोटल कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होंगे, 250, है ना। और वो किससे बने हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया से ही बने हैं। यहां तक क्लियर है, मेन दिन ही नहीं आते हैं, गायब हो गए हैं लोग, आना चाहिए था मेन दिन, आज जब पढ़ा देते। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब ये जो टेस्टिकुलर लेब्यूल है, ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, मतलब 250 जो कंपार्टमेंट्स है, मतलब एक रूम, जो 250 रूम है, रूम्स को ही हम लोग बोलते हैं ना टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। अब इसमें देखो यहां पे, अब यहां पे क्या होता है, इसमें ये रूम है अलग अलग, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर से, इस तरह के स्ट्रक्चर का एक रहता है क्या, एक स्ट्रक्चर रहता है इसी तरह का, देखो यहां पे दिया होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक कंपार्टमेंट में, मतलब एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, 1 से लेकर के 3, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 ही होगा, बट 1 से 3 के बीच में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबका काम क्या है आगे पढ़ेंगे, पहले जानो कहां पे क्या रखा है। जैसे किसी घर घुसते हो तो कुछ समझ नहीं आया, एक सामान रखा, पहले देखते हो ना, अच्छा सामान रखा है, हाँ, कि पहले घुसने के पहले तो वो सामान क्या करता है ऐसा तो नहीं, तो पहले देखो कहाँ क्या रखा हुआ है, कहाँ किसका क्या काम है, आगे तो भी पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में ही पढ़ना है इसको, समझ में आ गया। और कैसा होता है ये, हाईली कॉइल्ड, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया था, कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ, समझ आया, कॉइल्ड, हीटर देखे हो, हाँ, हीटर, हीटर में इस तरह से कॉइल होता है, देखते हो, पंखा का कॉइल देखो इस तरह से रहता है, तो कॉइल मतलब होता है बार बार घुमा हुआ होना, हाईली कॉइल होता है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये होते हैं, ये किसमें होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। अब एक एक करके आते हैं, चलो क्या क्या समझे, पहले पहले एक्स्ट्रा एब्डोमिनल तो पता चल गया, मतलब उसके बाहर, उसके बाद क्या, भुला गया, अरे गजनी यूज नहीं हो गया, हाँ। और मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या थे, और इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या क्या है, चलो वो करो वो करो वो करो, इमेजिन करो, इमेजिन नहीं करोगे भूल जाओगे, टेस्टिस इमेजिन करो, चलो एक टेस्टिस इमेजिन करते हैं, इसको पहले बोल दिए क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं टेस्टिस बोल दिए, इसके बाहर के लेयर को क्या बोल देंगे, हाँ, क्या टूनिका, ट्यूनिका, इसके बाहर के लेयर को हम क्या बोल देंगे, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, अल्बुजिनिया। अब ये कंपार्टमेंट जो बनाएगा इसको क्या बोल देंगे, टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स इसको बोल दिए, टूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ये हो गया। इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड क्या होगा, एक स्ट्रक्चर 1 से 3, जिसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये दोनों एक पाइप से कनेक्टेड रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इस पाइप को बोलेंगे। इसी के अंदर क्या क्या आएगा, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, नर्व और ब्लड वेसल्स, यही सब आएगा, पढ़े, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, अब यहां पे देखो, ये जो है
ये एक थैले में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम थैला जो है उसमें रहेगा। अब ये स्क्रॉटम में अब्डोमिनल से एक पाइप के थ्रू आएगा, उसको क्या बोलेंगे उस पाइप को? वेरी गुड, क्या? इंग्विनल कैनाल, है ना? यही सब है। अभी तक पढ़े? सोचना पड़ेगा आपको, इमेजिन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा, वरना याद ऐसे पूरा का पूरा नहीं रहेगा। यही सब है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो, अब क्या होता है? अब हमें स्टडी करना है किसके बारे में? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो होता है एक से टोटल 3 होता है, और ये किसके अंदर होते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स किसका इन्वेजिनेशन है? इन्वेजिनेशन किसके अंदर किसका इन्वेजिनेशन है ये? मतलब कौन अंदर होकर के जाकर के टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बनाता है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अल्बुजेनिया नहीं, जीनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो, ये जो हमारा जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है, इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, और दूसरे को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। कौन क्या करता है भूल जाओ, फिलहाल अभी क्या करना है जानना है। अभी सब तो बता दिया ना कौन क्या क्या कर रहा है, इसके पहले जो भी थे पता चल गया, अब ये भी पता चल जाएगा आगे कौन क्या अभी करेगा, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस। अभी जो मेल जर्म सेल्स है, ये जो मेल जर्म सेल्स है, ये क्या करता है? ये स्पर्म को फॉर्म करता है। किस तरीके से? मियोसिस से। माइटोसिस मियोसिस बताए थे। माइटोसिस मतलब जो नॉर्मल सेल्स हमारे करते हैं, 1 का 2 में बटना और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखना। जैसे सेल्स यहाँ पे कहीं खराब हुआ या चोट लगा, वापस सेल्स आएगा, तो उस सेल्स में भी डीएनए होंगे। वो डीएनए में कितने होंगे? जितना, कितने डीएनए होंगे? कितने क्रोमोसोम्स होंगे? घटेगा थोड़ी उतना। अरे 46 हम लोग में है, तो कितना भी सेल्स आ जाए, सब में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 ही। कितना घटेगा? घटा देगा तो 42 कुछ चूहा का होता है, चूहा बन जाएगा। समझे? आपको पता है बहुत सारा टेस्ट जो कराया जाता है वो चूहों पे होता है। हाँ, आप लोग सुने हो ना कि कोई दवाई टेस्ट किया, कुछ हो गया, वो चूहों पे टेस्ट किया जाता है। वाई? पकड़ रहा है सही। इधर वो बिल्ली आ गई, चूहा का नाम किया इसलिए। कि जो चूहा होता है ना, उसका क्रोमोसोम बहुत ही ज्यादा करीब होता है ह्यूमन से। ह्यूमन का 46 होता है, उसका होता है 42। तो जिस तरह का इफेक्ट ह्यूमन में आ सकता है किसी दवाई का, वो चीज चूहों में भी शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कितने सेल्स? 2 सेल्स। कहां पे होते हैं? इनर लाइनिंग्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनर लाइनिंग्स कहने का मतलब ये, कहने का मतलब है कि जैसे सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, जैसे ये है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो ये अंदर का लाइनिंग हो गया, है ना। अंदर का जो इनर लाइनिंग है, मतलब ये सब है। यहीं पे क्या होता है देखो, यहां पे है, एक होता है मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स होता है, और एक होता है यहां पे क्या? सर्टोली सेल्स। जैसे ये सर्टोली सेल्स हो गया, समझे, और ये हो गया अपना इधर मेल जर्म सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब ये मेल जर्म्स क्या, मेल जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज से? मियोसिस से। माइटोसिस मतलब एक सेल था, टूटा, एक इधर आ गया, एक इधर आया, इसमें 46 सेल था, इसमें भी 46 हो गया, इसमें 46 क्रोमोसोम था, इसमें भी 46 हो गया, इसमें भी। जो हमारे नॉर्मल जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस होता है। बट मियोसिस कहने का मतलब एक सेल टूटा तो पहले वो 2 में टूटेगा, 46 था तो यहां पे 23 और यहां पे 23। फिर ये भी क्या होते हैं, ये 2 में टूटेगा और ये 1 2 3 4। तो इसलिए बोला जाता है कि स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो 4 पार्ट में, मियोसिस में 4 पार्ट में टूटते हैं। मतलब एक पेरेंट सेल होता है वो 4 डॉटर सेल्स में टूटता है। और ये जो डॉटर सेल्स है ना, इनमें भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सब में 23 हो।
अब यही 4 डॉटर सेल्स में एक चल जाएगा फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर चल जाएगा, तो 23 चले गया किससे, मेल से, और 23 फीमेल का, टोटल हो गया 46, 46 से बन जाएगा। इसीलिए आप में पापा का भी गुण होगा, मम्मी का भी, कोई मम्मी जैसा दिखता है, कोई पापा जैसा दिखता है, कोई तो तुम फूक फोटो कॉपी, लगता है मम्मी का आया ही नहीं, पापा ही आ गए, कोई दोनों जैसा नहीं दिखता। तो फिर शक्ल सूरत नहीं, बिहेवियर मैच करेगा, हाइट मैच करे, हाइट फादर की वजह से होगा। जैसे मान लीजिए कोई सेम नहीं दिखता तो उसका हाइट वगैरह मैच कर जाएगा। शक्ल सूरत तो दोनों मिक्स होता है ना, दोनों का जब क्रोमोसोम मिक्स होगा तो दोनों के फीचर्स आएंगे थोड़े थोड़े, है ना। और कोई कोई बिल्कुल बिल्कुल सेम दिख जाता है, जैसे सैफ अली खान देखे हो, उसके सारा अली खान को देखे हो, उसकी माँ है अमृता सिंह, ठीक है, जो उसकी माँ जैसे दिखती है सेम टू सेम वो दिखती है सारा अली खान, और जिस तरह सैफ अली खान दिखता है उसी के जैसे दिखता है वो इब्राहिम खान दिखाते हैं इसमें। बोलोगे ये लोग अपने ही फोटोकॉपी कर दिए, फोटोकॉपी हुआ है ये लोग। आईवीएफ उस समय नहीं होता होगा, पुराने है ना, सारा अली खान जैसे ही है, हो गए। अब इसको देखो सारा अली खान को, अब हाँ ये दोनों को देखो, ये दोनों बाप बेटा को देखो। सैफ अली खान जवानी में भी ऐसे दिखता था, ये जब बूढ़ा नहीं था तो ये ऐसे दिखता था। अब ये लोग की माँ को दिखाते हैं, इसकी माँ है सारा अली खान की, सारा अली खान मदर, ठीक है, अमृता सिंह नाम है, इसको देखो, ये देखो, ये अमृता सिंह है ना। ये पुरानी जब वो थी मर्द मूवी है ना, मर्द अमिताभ बच्चन का है, उसमें ये हीरोइन है, ये और ये दोनों सेम ही लगते, ये इसको इसको देखो, तो इसे बोला जाता है दोनों अपने आप को ही जन्म दे दिए सेम टू सेम, ठीक है, एकदम सेम टू सेम लगते हैं। अभी तो बूढ़ी हो गई इसलिए अलग लग रही है, बट उनके डेज में, पुराने डेज में दोनों किस दोनों सेम ही दिखते थे। और सैफ अली खान वाला तो दिखाई दिया कि कितना ज्यादा वो है उसका बाप बेटे में, दोनों में, ये देखो एकदम सेम ही दिखते हैं दोनों बाप बेटे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब आगे देखते हैं क्या, तो मेल जर्म सेल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आगे देखो, और किस तरह से फॉर्म करेगा स्पर्म, मियोसिस के थ्रू फॉर्म करेगा, माइटोसिस नहीं। अब आता है सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स क्या करता है, सर्टोली सेल्स ये क्या करेगा, जो स्पर्म हमारा है उसमें ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या कर रहा है, उसमें क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कौन, सर्टोली सेल्स। स्पर्म को बनने के लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसको बनने के लिए क्या चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन करेगा, प्रोवाइड करेगा, स्पर्म करेगा। और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उसी को प्रोवाइड करेगा, इसलिए स्पर्म का चेक होता है कि हेल्दी स्पर्म है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोली टेस्ट क्या करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर को फॉर्म करता है। अब ये क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर समझो, होता ही है ना, हमारा जो बॉडी है ना, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि मेरे जितने भी सेल्स होंगे, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे, सब में 46 क्रोमोसोम ही, 46 क्रोमोसोम ही होगा, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है। तो देखता है जिसमें भी 46 में 46 है उसको कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे स्पर्म सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 ही होते हैं, 23 होते हैं, देखते ही 23 है, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब आधा है, 46 का आधा 23 है, मतलब ये मेरा नहीं है, मार इसको। अब अपने ही सेल्स को क्या करने लगता है, ये मारने लगेगा। उसके चक्कर में ये सर्टोली सेल क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर बना देता है कि भाई तुम मार नहीं पाओगे इसको। समझ में आ गया, तुम इसको नहीं मार पाओगे। वही बोल रहा है, देखो, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस और इम्यून सेल्स। हमारा जो बॉडी का अपना इम्यून सेल्स है, मतलब डब्ल्यूबीसी वगैरह ये सब है, इसी से बचाता है स्पर्म को। और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी कोई बाहर से कुछ आ गया, गंदा संदा जम्स वगैरह हो गए, उससे भी बचाएगा। और हमारे इम्यून सेल्स से भी कौन बचाएगा, सर्टोली सेल्स को बचाएगा। कौन, स्पर्म को बचाएगा। समझ में आ गया। किस तरह से बचाता है, एक तरह का इनहिबिन हार्मोन रिलीज कर देता है। क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन रिलीज कर देता है, ठीक है।
उसके बाद प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ FSH। अब सिक्रीशन ऑफ FSH, FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या होता है, प्रिवेंट्स की जगह यहां पे क्या होना चाहिए ना, कंट्रोल्स होना चाहिए, कंट्रोल्स। अभी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ना, FSH जो होते हैं, इसके वजह से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर ज्यादा कर दिया तो ज्यादा स्पर्म बनने लगेगा, बहुत दिक्कत है, ज्यादा हो गया तो भी। तो ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है कि भैया तुमको जितना FSH रिलीज करना है, जितना अमाउंट में हमें स्पर्म बनाना है, तुमको सिर्फ उतना ही FSH रिलीज करना है। तो FSH को रिलीज कौन करेगा, यही करेगा। अगर ज्यादा बनने लग गया तब क्या होगा, ज्यादा स्पर्म फॉर्मेशन होने लगेगा। समझ में आ गया। कंट्रोल्स स्पर्म प्रोडक्शन, FSH को रिलीज करके क्या करता है, मतलब उसके रिलीज को रोक करके या कंट्रोल करके क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को वो कंट्रोल करता है। इसको अब देखो, जितना भी चीज ये कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पर्म का प्रोटेक्शन कर रहा है, उसको खाना खिला रहा है, कुत्तों, आवारा कुत्तों से बचा रहा है, मतलब जर्म सेल से बचा रहा है, इम्यून सेल से बचा रहा है। उसके बाद FSH के थ्रू क्या कर रहा है, कंट्रोल की मेरा बेटा ज्यादा खा भी ना ले, है ना, ये भी कंट्रोल कर रहा है FSH को। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है नर्स सेल। नर्स क्या करती है, केयर करती है ना, इंजेक्शन लगाएगी, ठीक है, दवाई देगी, है ना, इधर इधर दवाई देगी, ये सब करेगी। तो नर्सिंग मतलब होता है टेक केयर करना, देखभाल करना। तो स्पर्म का देखभाल ये कर रही है कि नहीं, कर रही है। इसको इसीलिए सस्टेंटाकुलर सेल भी इसे कहते हैं। सस्टेंटाकुलर सेल्स भी किसे कहते हैं हम, इसी को कहते हैं। नर्स सेल कहो चाहे सस्टेंटाकुलर सेल्स कहो, किसको हम कह देते हैं, सर्टेली सेल्स को कह देते हैं। अब ये क्या करता है, ये कब कब करेगा, कब तक करेगा, न्यूट्रिशन देगा, प्रोटेक्शन देगा और सपोर्ट करेगा। कब तक करेगा, जब तक स्पर्म मैच्योर ना हो जाए। समझ में आ गया। तो जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं हो जाए तब तक सर्टोली सेल्स उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्लियर है। अब आता है हमारा क्या, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कल इसलिए पढ़ेंगे, बता देते हैं। जैसे मान के चलो कि ये अपना वो था, टेस्टिस था, इसी के अंदर कंपार्टमेंट्स बने, कंपार्टमेंट्स में इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गए। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखो, ये सब, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान के चलो, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो इन तीनों के बीच में गैप है ना, ये सब जो गैप वगैरह है, इसी गैप को हम लोग बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल बोल देते हैं, मतलब जो बीच में जो गैप है, और इसी को क्या बोला जाता है, लेडिक सेल भी बोला जाता है। अब ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ना, ये दो तरह के हार्मोन निकालते हैं, मतलब एक हार्मोन निकालता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। आगे देखेंगे क्या करता है, क्योंकि अब जब हार्मोन में घुसेंगे ना, तो एक दिन हार्मोन लेगा पूरा का पूरा कि कौन कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। समझे, चलिए। समझे, घुसा कुछ